नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त धारावाही में और जिसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम। इस कहानी की शुरुआत में शर्मन नाम का राजा अपने भाई निज़ाम के साथ शहर में जा रहा होता है। जब भी उसके सैनिकों के आगे कुछ बच्चे आ जाते हैं, सैनिक बहुत गुस्सा करते हैं और उस बच्चे को मारने लग जाते हैं। इतने में ही उस बच्चे का दोस्त दास्तान वहाँ आ जाता है। दास्तान अपने दोस्त को छुड़ा के सैनिकों से भागने लग जाता है, लेकिन दास्तान को सैनिक पकड़ लेते हैं और उसका सर कलम करने वाले होते हैं। कितने में ही राजा उससे पूछता है कि तुम तो बहुत ही बहादुर हो, इतनी बहादुरी कहाँ से लाए, कौन है तुम्हारे माता पिता? तो बच्चा बताता है कि मैं तो अनाथ हूँ। तो राजा कहते हैं कि आज से अगर मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? वह उस बच्चे को सेब दे के कहता है कि आज से तुम मेरे तीसरे बेटे हो। राजा के पहले ही दो बेटे होते हैं और आज से दास्तान उनका तीसरा बेटा है। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। 15 साल बीत चुके हैं। अब हमारा दास्तान एक राजा भी है और एक बहुत महान योद्धा भी। और ये रहते हैं पर्शिया नाम के एक शहर में, जो इनका राज्य है। इन्हें पता चलता है कि इन्हीं के एक शहर एलमट में खुफिया हथियार दुश्मनों को दिए जा रहे हैं। और जैसे ही यह जानते हैं, इसका भाई टस और दूसरा भाई गारसिव इनके साथ मिलकर यह इस शहर पे कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। और दास्तान बहुत ही बहादुरी से इस शहर पे कब्जा करने के लिए अपने दोनों भाइयों के साथ निकल जाता है। दास्तान अपनी बहादुरी दिखाते हुए पूरे राज्य पर अपने भाइयों के साथ कब्जा कर लेता है और इस राज्य की राजकुमारी तमीना को दिखाया जाता है, जो अपने सेनापति को एक खुफिया खंजर देती है और कहती है कि तुम इस शहर से जल्दी ही निकल जाओ। लेकिन रास्ते में ही ये सेनापति दास्तान से भिड़ जाता है और दास्तान इसे हराकर इससे वो खुफिया खंजर ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि पूरी एलमेट सिटी पे अब पर्शिया का शासन है। इसके बाद वह इस राज्य की राजकुमारी तमीना को बंदी बनाकर पर्शिया ले जाते हैं और उन पर हथियार बाहर दुश्मनों को भेजने का आरोप लगाते हैं। लेकिन टस इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए तमीना से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे तमीना एक बारी में ही ठुकरा देती है बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन इतने में ही हमारा दोस्त दास्तान वहाँ आ जाता है और तमीना उसके पास वही जादुई खंजर देखती है जो उसने अपने सेनापति को दिया था। यह देखकर उसे बदलना पड़ता है, क्योंकि उसका जिंदगी का यही मकसद है कि यह खंजर हमेशा सुरक्षित रहे। तमीना कहती है टस से कि अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन चारों तरफ खुशी का माहौल ज़्यादा देर नहीं टिकता। इतने में ही राजा आ जाते हैं, शर्मन, जिसने दास्तान को शुरुआत में चुना था। और वो टस को बहुत गुस्सा करते हुए ये कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है एलिमेंट सिटी पे हमला कर क्योंकि यह शहर हमारा दोस्त है। उनका बेटा टस कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कोई ना कोई सबूत लेके आऊँगा और आपको दिखा दूँगा कि ये एलिमेंट सिटी हमारे लिए ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने इस पे हमला करके इसको कब्ज़े में लिया है। लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते और वह वहाँ से चला जाता है सबूत लेने के लिए। जाते जाते वो अपने अंकल निज़ाम यानी उसके पिता के भाई से पूछता है कि क्या हमने गलती तो नहीं करी, क्या पता एलिमेंट सिटी कोई हथियार दे ही ना रहा हो। उसके अंकल निज़ाम कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और अपने पिता को ये वस्त्र तोहफे में दे दो, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन टस कहता है कि मैंने उन्हें वादा किया है कि जब तक सबूत नहीं मिलेंगे मैं उन्हें शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए वह वो तोहफा लेकर दास्तान के पास चला जाता है और दास्तान को कहता है कि ये लिबास पापा को दे देना और उन्हें बता देना कि मैं तमीना से शादी करना चाहता हूँ। अपने भाई की बात मानते हुए दास्तान अपने पिताजी से मिलता है और उन्हें वह तोहफा दे देता है। साथ साथ यह भी बताता है कि टस तमीना से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि उसके पास तो पहले ही इतनी रानियां हैं और उससे दास्तान से शादी करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर आसपास सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही राजा के लिबास में आग लग जाती है। यह तो उन्हें दास्तान ने दिया होता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि इसके पीछे किसका हाथ है। इतने में ही वहां गारसियो आ जाता है और गारसियो अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भी हाथ जल जाते हैं और उसके पिताजी मर जाते हैं। यह देखकर वह कहता है कि दास्तान को पकड़ो, उसी ने राजा को मारा है। लेकिन
तमीना और दास्तान भाग जाते हैं और तमीना कहती है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है। वहीं राजा का बड़ा बेटा टस के पास पत्र पहुंच जाता है कि पिताजी की मौत हो चुकी है और उसके पीछे दास्तान का हाथ है। दूसरी तरफ दास्तान वहां तमीना के साथ यह सोच रहा होता है कि वह लिबास तो मुझे टस ने ही दिया था, तो टस ने ही अपने पिताजी को मारा है और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। तो दास्तान यह सब सोच ही रहा होता है कि इतने में ही तमीना उसके पास आकर उस जादुई खंजर को लेने की कोशिश करती है। दास्तान को उस खंजर के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन वह उसको निकाल कर और उसके ऊपर का रूबी दबा देता है। जैसे ही वह रूबी दबाता है वह समय में कुछ पल पीछे ठीक उस पल में पहुंच जाता है जब तमीना उस खंजर को लेने वाली होती है। और सब कुछ दोहराता हुआ देखकर वह हैरान हो जाता है और वह तमीना से पूछता है कि ये सब तो अभी हुआ था, ये दोबारा कैसे हो रहा है। तमीना पहले तो हैरान होने का नाटक करती है, लेकिन वह समझ गई है कि अब दास्तान को सब पता चल चुका है, उसने चाकू का इस्तेमाल कर लिया है। अब तमीना दास्तान को बता देती है कि एक जादुई खंजर है जो समय में कुछ पल पीछे ले जा सकता है। दास्तान कहता है कि यह काम कैसे करता है, तो तमीना उसे बताती है कि इसका बटन दबाते ही इसके अंदर जो जादुई रेत होती है वह बटन दबाने वाले को समय में कुछ पल पीछे ले जाता है। लेकिन इसका आभास सिर्फ बटन दबाने वाले को ही रहता है जिसके हाथ में चाकू होता है। यह सब सुन के दास्तान बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि ज़रूर इसी के लिए टस ने तुम्हारे राज्य पर हमला किया होगा और वह अतीत में कुछ बदलना चाहता होगा, यही कारण होगा। इतने में ही हमें दिखाते हैं कि तमीना उसे मना करती है खंजर को कहीं और ले जाने से, लेकिन दास्तान कहता है कि मैं अपनी बेकसूरी साबित करके रहूँगा और अपने अंकल निज़ाम को सब कुछ बता दूंगा और टस का पूरे पर्शिया में पर्दाफाश कर दूंगा। तमीना के बार बार मना करने के बावजूद वह दोनों पर्शिया की तरफ निकल जाते हैं गुलामों की घाटी से होते हुए। लेकिन तमीना दास्तान को बेवकूफ़ बनाकर उससे खंजर ले लेती है और उसे बेहोश करके छोड़ जाती है। जब वह उठता है तो लुटेरे उसके चारों तरफ होते हैं जो उसे गुलाम बनाना चाहते हैं। तो वह कहता है कि यहाँ से थोड़ी सी दूर एक लड़की जा रही है, मैं उसकी मदद से बहुत सारा खजाना खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहकर वह उन्हें भी ले चलता है और वो तमीना को भी ढूंढ लेते हैं। तमीना से दास्तान खंजर वापस ले लेता है और तमीना उसे समझाती रहती है कि खंजर बहुत ही पवित्र है और इसका इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में भी नहीं करना चाहिए। दास्तान उसकी बात को इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकल जाता है और उसे लेकर गुलामों की घाटी से निकल जाता है। उसके बाद वह पर्शिया पहुंच जाता है और अपने चाचा को सब कुछ बता देता है कि टस ने अपने पिता की हत्या करवाई है और इसने ये सब इस जादुई खंजर के लिए किया है जो अभी मेरे पास है। जब उसे दिखाने के लिए कहते हैं और दास्तान खोल के दिखाता है तो खंजर उसके पास होता ही नहीं। असल में तमीना ने खंजर उसके अंदर से फिर से निकाल लिया। दास्तान फिर से खंजर लाने का वादा करता है, लेकिन वह निज़ाम के हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ कैसे चले चाचा। तो उसके चाचा बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी से वह जहर वाला लिबास उतारते वक्त उसके हाथ भी जल गए। लेकिन दास्तान कहता है कि आप तो वहाँ थे ही नहीं, आपने तो लिबास उतारा ही नहीं था। दास्तान समझ जाता है कि टस ने नहीं, असल में उसके चाचा निज़ाम ने ही उसके पिताजी को मरवाया है और इतने में ही दास्तान पर हमला हो जाता है जो उसके चाचा निज़ाम ने ही करवाया होता है, क्योंकि अब उसे सारी असलियत का पता चल चुका है। दास्तान वहाँ से बहुत ही बहादुरी से निकल जाता है, लेकिन गारसी उसे पकड़ लेता है, यानी उसका छोटा भाई, और कहता है कि तुमने ही पिताजी को मारा है। वह दास्तान की एक भी बात नहीं मानता, तो दास्तान उसे बेहोश कर कर वहाँ से तमीना के पास निकल जाता है, जहाँ पर तमीना उसे फिर से सब कुछ समझाती है कि असल में ये खंजर कैसे बना था। जब देवताओं का प्रकृति पर प्रकोप पड़ा था तब एक प्यारी सी बच्ची ने बीच में अड़कर इंसानों के लिए मदद मांगी थी, जिससे देवता ने खुश होकर उसे ये जादुई खंजर दे दिया था जिसमें समय की रेत हमेशा के लिए कैद थी और इसकी सुरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का परिवार करता आ रहा है आज तक। इसके बाद वह उसे बताती है कि असल में समय में कितना ही पीछे जाया जा सकता है एक किले से, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो पूरी सृष्टि पर प्रकोप आ जाएगा और इंसानियत का विनाश हो जाएगा। दास्तान समझ जाता है कि निज़ाम उसका चाचा उसके पिताजी को बचपन में ही मारकर उसकी गद्दी हथिया लेना चाहता है और राजा बन जाना चाहता है। इस
चाकू के माध्यम से, लेकिन उसे भी यह नहीं पता शायद कि अगर उसने ऐसा किया तो सृष्टि पर प्रकोप आ जाएगा। दास्तान समझ जाता है कि यह चाकू बहुत ही कीमती है और इसे इसकी ठीक जगह पर रखने के लिए तमन्ना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो और तमीना इस चाकू को इसके सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इतने में ही गुलामों की घाटी वाले दुश्मन उन्हें वहां पकड़ लेते हैं। रात को वो सब सो रहे होते हैं तो निज़ाम के कुछ भेजे हुए गुप्त योद्धा वहां पर पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा दास्तान जो थोड़ी सी रेत तमीना से लेकर खंजर में डाली थी उसका इस्तेमाल करते हुए उन सारे सांपों की जगह देख लेता है और उन सबको मार गिराता है। यह सब देखकर गुलामों की घाटी के लीडर भी अब तमीना और दास्तान का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी अब उनकी मदद करेंगे। ये सारे यहाँ से निकलते हैं, लेकिन आगे पहुँचते ही ये देखते हैं कि वहाँ पे तो सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। ये सब भी उन्होंने ही मारे हैं जो निज़ाम ने गुप्त योद्धा भेजे थे, और इन योद्धाओं ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया। रात को दास्तान पर भी हमला करने की कोशिश की। ये बहुत ही खतरनाक है। इतने में ही गार्सियो भी एक सेना की टुकड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन दास्तान उसे समझाता है कि उसने पिताजी को नहीं मारा। लेकिन गार्सियो शुरुआत में तो नहीं मानता, लेकिन कुछ समय बाद दास्तान उसे समझाने में समर्थ रहता है कि असल में इस सब के पीछे निज़ाम का हाथ है। इतने में ही वहाँ पर भी वही गुप्त योद्धा आ जाते हैं और वो गार्सियो को मार देते हैं। गुलाम घाटी के लुटेरों और गुप्त योद्धाओं के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में ही तमीना गुफा में चली जाती है। उसके पीछे पीछे दास्तान भी वहीं पहुंच जाता है और वह तमीना से कहता है कि यह खंजर वह खुद सुरक्षित स्थान पर रखेगा ताकि तमीना की ज़िंदगी को कोई खतरा ना हो, क्योंकि अब वह तमीना से बहुत प्यार करने लगा है और वो दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। इतने में ही वहाँ गुप्त योद्धा आ जाते हैं और तमीना को बेहोश कर देते हैं। दास्तान और गुप्त योद्धा की लड़ाई चालू रहती है। इतने में ही गुप्त योद्धाओं का जो लीडर होता है वह अपने सांप को भेज के तमीना के पास से खंजर को उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दास्तान और गुप्त योद्धा की लड़ाई चलती रहती है। जैसे ही वो गुप्त योद्धा दास्तान को मारने वाला होता है, गार्सियो खड़ा होकर उस गुप्त योद्धा को मार देता है और फिर रणभूमि छोड़ देता है। यहाँ निज़ाम को खंजर मिल चुका है। दास्तान और तमीना थोड़ा सा परेशान होते हैं और अब पर्शिया आने की तैयारी करते हैं। इसमें वो घाटी के लुटेरों की बहुत मदद लेते हैं। इनमें एक खास आदमी होता है जो बहुत अच्छे चाकू फेंकता है। वह खंजर को चुराने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही खतरनाक गुप्त योद्धा का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ वह यह जंग जीत जाता है और खंजर को दास्तान तक पहुँचा देता है। इसमें उसकी जान तो चली जाती है। देखते ही देखते दास्तान अपने बड़े भाई टस के पास पहुंच जाता है और टस को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने पिताजी को नहीं मारा और ये सब निज़ाम ने किया है, लेकिन टस उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि तुमने ही पिताजी को मारा है। यह सब सुनकर दास्तान कहता है कि तुम इस रूबी को दबा देना, मैं खुद को मार रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ऐसा करके देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वह अपने अंदर खंजर गाड़ देता है और इतने में ही वहाँ निज़ाम आ जाता है, जिसे टस धमका देता है क्योंकि अब वह उस पर विश्वास नहीं करता, और टस उस रूबी को दबा देता है, जिससे वह समय के उस पल में पहुँच जाता है जिसमें दास्तान खुद को मारने वाला होता है। लेकिन इस बार टस उसे रोक लेता है और वह कहता है कि मैंने सब देख लिया। लेकिन इतने में ही निज़ाम उसे मार देता है और दास्तान को भी फंसा देता है, लेकिन वहाँ से निकलकर वह उस रेत की तरफ जा रहा होता है जो गुफा में कैद है कांच के ग्लास में। दूसरी तरफ तमीना दास्तान को बचा लेती है और उसे भी उसी गुफा में ले जाती है, जहाँ पर बहुत प्रकार के जाल बिछे हुए होते हैं, और तमीना बताती है कि असल में वो रेत एक कांच के ग्लास में कैद है और हम वहीं तक जा रहे हैं। लेकिन इतने में ही ऊपर से एक पत्थर गिर पड़ता है और धरती धंसने लग जाती है। दास्तान नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो और तमीना फिर से मिल जाते हैं और वो उस कांच तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेत कैद है।
लेकिन निज़ाम वहाँ पहले पहुँच जाता है। यह देखकर तमीना उससे भिड़ जाती है, लेकिन निज़ाम उसे नीचे फेंक देता है। दास्तान उसे पकड़ कर रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगा, तुम चिंता मत करो। निज़ाम कांच में चाकू गाड़ देता है और दास्तान तमीना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन तमीना उसे कहती है कि शायद उसका समय आ चुका है और तमीना खुद ही दास्तान का हाथ छोड़ देती है। दास्तान अपने अंकल निज़ाम से भिड़ जाता है और चाकू पे अपना हाथ रख लेता है, जिससे वह समय की शुरुआत में पहुंच जाता है जिस दिन उसे यह चाकू पहली बार मिला था। दास्तान को लेकिन अब सारा इतिहास याद होता है, उसे इसकी कीमत पता होती है। दास्तान उसी समय अपने राज्य के भाई, सैनिक सबके सामने जाकर अपने चाचा निज़ाम की सच्चाई बताने लग जाता है और यह बताता है कि यहाँ कोई हथियार असल में है ही नहीं, ये सब कुछ उसके चाचा ने ही किया था। ये सब सुनकर उसका चाचा निज़ाम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम पागल हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अपने बड़े भाई को सब समझाने की कोशिश करता है। इतने में ही निज़ाम उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन उसे जल्दी ही धूल चाटनी पड़ती है। लेकिन जब वो फिर से दास्तान पर हमला करता है तब टश आके उसे मार देता है और दास्तान से कहता है कि शायद हमें इस पवित्र स्थान पर कभी हमला करना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद दिखाया जाता है कि वह राजकुमारी तमीना से जाकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि क्या हम दास्तान की शादी का प्रस्ताव आपके आगे रख सकते हैं। दास्तान को सब याद होता है लेकिन तमीना को नहीं, तो वह तमीना को खंजर देते हुए उसे सारी कहानी बता देता है, जिसके बाद वह बहुत ही करीब आ जाते हैं और उस खंजर को एक सुरक्षित स्थान पर हमेशा के लिए रख देते हैं। और ये खूबसूरत कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दास्तान और तमीना के साथ। अगर आपको भी ऐसी ही शानदार कहानियाँ पसंद हैं तो अभी फिल्म्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।